अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर सिद्दीक है और ये वीडियो जो है कंटिन्यूएशन है हमारी प्रीवियस वीडियो की जो हमने बनाई थी, अप्रोच टू एग्जामिनेशन ऑफ रिस्पिरेटरी शॉर्ट केस। अप्रोच टू एग्जामिनेशन ऑफ रिस्पिरेटरी शॉर्ट केस। तो उस वीडियो में हमने जो है शॉर्ट केस जो है कैसे अप्रोच करना है, उसको कैसे फाइंडिंग को पिक करना है, तो वो हमने डिस्कस किया था। इसके अंदर जो है प्री रिक्वेजिट यही है, आपका आपका जो है स्टडी पार्टनर आपके साथ होना चाहिए, कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। ये जो मैं टेबल आपको बताने लगा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि रिस्पिरेटरी केसेस के अंदर जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, जिसको हम हाई यील्ड फाइंडिंग कहते हैं, हर पॉइंट पे, एक इंस्पेक्शन पे, पाल्पेशन पे, परकशन पे, ऑस्कल्टेशन पे, जीपी पे, हर जगह सिर्फ एक एक पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने इतनी अच्छी तरह पिक करना है, इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये मिस ना हो, और फिर उन सबको सामने रखते हुए आपने डायग्नोसिस बनाना है। ये आपको लॉन्ग केस में भी हेल्प करेगा अगर रिस्पिरेटरी का आ गया, तो इसको बड़े गौर से सुनना है, साथ के साथ आपने लिखते जाना है। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट नोट ये करना है आपने कि एग्जामिनेशन ऑफ द रिस्पिरेटरी शॉर्ट केस के अंदर हर पॉइंट में से एक चीज, इंस्पेक्शन में जब आपने इंस्पेक्शन स्टार्ट करनी है तो उसमें से चेस्ट मूवमेंट्स क्या थी, जिसमें हमने देखा था चेस्ट इज मूविंग बायलेटरली इक्वल, या वन साइड ऑफ द चेस्ट इज मूविंग लेस एज कंपेयर टू द अदर साइड, एंड इट इज डिप्रेस्ड और इट इज बल्ज्ड। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप इंस्पेक्शन करें, इंस्पेक्शन पे अगले लेवल पे आपने बाद में जाना है, लेकिन आप इस चीज़ का आंसर ज़रूर देंगे कि चेस्ट मूवमेंट आपकी कैसी है। तो ये पहला आपका पॉइंट आपने करते हुए जब इंस्पेक्शन करनी है तो इसको आपने जहन को आंसर अपने ब्रेन को दे के जाना कि चेस्ट मूवमेंट ऐसी। उसके बाद है ट्रेकिया, सेंट्रल पड़ी हुई है या डेविएटेड है टूवर्ड्स द फाइंडिंग साइड, यहाँ से आपको फाइंडिंग मिल रही है उसकी तरफ डेविएटेड है या उससे अपोजिट साइड के ऊपर है, तो ये होगी ट्रेकिया। परकशन, परकशन के अंदर ये है चेस्ट मूवमेंट इंस्पेक्शन की फाइंडिंग, ट्रेकिया है पैल्पेशन की फाइंडिंग। पैल्पेशन के ऊपर जो ट्रेकिया है वो आपने डिसाइड करना है। ठीक है, तो एक फाइंडिंग इंस्पेक्शन की होगी, एक फाइंडिंग पैल्पेशन पे ट्रेकिया की पोजीशन होगी। तीसरा पॉइंट हमारा होता है परकशन, और परकशन के अंदर होल चेस्ट की परकशन आपने करनी है, लेकिन खास आपने गौर करना है जब परकस करना है पोस्टीरियरली इंफ्रास्कैपुलर रीजन पे। पूरे परकशन में सिर्फ इंफ्रास्कैपुलर रीजन पे आपने जब परकस करना है तो आपने जरूर देखना है कि डल या स्टोनी डल तो नहीं है, प्लूरल एफ्यूजन वाली परकशन है या नहीं है, यूनिलेटरल या बाइलेटरल, बस ये आपने गौर करना है। और हाई यील्ड पॉइंट इन रिस्पिरेटरी सिस्टम, जो सबसे ज्यादा हाई यील्ड पॉइंट है, आपके ऊपर इतना स्ट्रेस है कि आप इसमें से कुछ भी नोट नहीं कर सके, तो ऑस्कल्टेशन मिस नहीं होनी चाहिए। और यूजुअली हमारे बच्चों की होती भी नहीं है, क्योंकि हम जब भी रिस्पिरेटरी, मैंने अक्सर देखा कि हम रूटीन के अंदर सिर्फ ऑस्कल्टेशन ही करते हैं, ना एग्जाम से पहले और ना एग्जाम के बाद हम ऑस्कल्टेशन पे गुजारा कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये हमारी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी एग्जाम स्ट्रेस होता है तो मिस हो जाती है। तो ऑस्कल्टेशन की फाइंडिंग मिस नहीं होनी चाहिए। ऑस्कल्टेशन आप जब इंटीरियरली पोस्टीरियरली कंप्लीट करें तो आपके जहन के अंदर फौरन एक फाइंडिंग आ जाए कि मेरे पेशेंट के चेस्ट के अंदर ये फाइंडिंग। तो ये हाई यील्ड पॉइंट है ऑस्कल्टेशन, इसीलिए मैंने इसको अलहदा पॉइंट पे लिखा है। यही एक चीज मुझे पता चल जाए तो मैं ये सारी चीजों को खुद बना लूंगा। ठीक हो गया। तो अब हम आ जाते हैं कि हम एग्जामिनेशन रूम के अंदर हैं और मैं ऑस्कल्टेशन के ऊपर पहुंचा हुआ हूँ। मैंने ऑस्कल्टेशन की तो मुझे जो फाइंडिंग मिली वो थी चेस्ट इज हैविंग बाइलेटरल वीज विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन। वो एजमा सीओपीडी के अंदर आप सब ने ये साउंड सुनी हुई है कि दोनों तरफ होल ऑफ द चेस्ट या मोस्ट ऑफ द चेस्ट के ऊपर वीज विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन है। जब ये चीज मिल गई तो इसका मतलब आपके पेशेंट को क्या है, क्रोनिक एयरफ्लो लिमिटेशन या एस्थमा है या सीओपीडी है। तो ये इसका डायग्नोसिस है। इसमें आपको इंस्पेक्शन पे सॉरी, अब आप रेट्रोस्पेक्टिवली सोचेंगे, परकशन पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। परकशन, अब जब आप ऑस्कल्टेशन पे पहुंचेंगे तो फिर रेट्रोस्पेक्टिव वाली फाइंडिंग को इसके साथ कोरिलेट करेंगे। आपको याद आएगा कि परकशन पे मुझे खास कोई चीज नहीं मिली थी। ट्रेकिया के अंदर आपको सिर्फ ट्रेकियल टग मिल सकता है, डेविएशन इसमें किसी साइड के ऊपर नहीं होगी, आइदर के इसके साथ कोई और फाइंडिंग हो। और इंस्पेक्शन के ऊपर चेस्ट बायलेटरली इक्वली मूव कर रही होगी, सिर्फ चेस्ट एक्सपेंशन जो मेजरिंग टेप वाली है वो हो सकता है रिड्यूस हो, लेकिन जो हम चेस्ट मूवमेंट देख रहे हैं वो बायलेटरली इक्वल होगी। तो बस आपको ऑस्कल्टेशन की फाइंडिंग मिली, आपका डायग्नोसिस बन गया सीओपीडी एस्थमा। अगर आप जीपी पे जाएंगे तो इसमें आपको निकोटिनिक स्टेन या बैरल शेप चेस्ट, वो सॉरी, इसके साथ इंस्पेक्शन पे मिल जाएगी। ठीक है, तो मेन निकोटिनिक स्टेन मिल जाएगी, तो पहला आपका डायग्नोसिस बन गया। अब सेकंड पॉसिबिलिटी कि आपने ऑस्कल्टेशन की
ऑस्कल्टेशन की तो आपने जब सारा चेस्ट ऑस्कल्टेट किया तो आपको फाइंडिंग मिली इंफ्रास्कैपुलर रीजन पे, बैक ऑफ द चेस्ट पे, कि बाइलेटरल इंफ्रास्कैपुलर क्रेप्ट्स पड़े हुए, बाइलेटरल इंफ्रास्कैपुलर क्रेप्ट्स, लोअर चेस्ट जिसको हम इंफ्रास्कैपुलर कहते हैं, वो बाइलेटरल पड़े हुए। बस आपको जब ये चीज मिल जाए तो आपके जहन में फौरन 3 डायग्नोसिस आनी चाहिए, या तो पेशेंट को ब्रोंकिक्टेसिस है, या पेशेंट को डीपीएलडी है, या पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है। ठीक है, ये आप अब इसको कंफर्म कैसे करना है, आप देखेंगे आपको परकशन में कोई खास चीज नहीं मिलेगी, ट्रेकिया कुछ खास नहीं मिलेगा, सेंट्रली होगा, और चेस्ट मूवमेंट कुछ खास चीज नहीं मिलेगी, जैसे दोनों साइडें जो इक्वली मूव कर रही होंगी। और लेकिन अगर आप जीपी करेंगे पेरिफेरल, जब एक्सटेंशन कर रहे होंगे यानी कि इस फाइंडिंग के साथ, ये बाइलेटरल इंफ्रास्कैपुलर क्रेप्ट्स के साथ, ठीक है, डायग्नोसिस तो आपने यही सोच के बना लिया कि मेरी ये 3 पॉसिबिलिटी हैं, और बाकी तीनों आप रेट्रोस्पेक्टिव देखेंगे, यार मुझे इन तीनों में कुछ नहीं मिला था, तो जब फिर आप जीपी पे जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ चीजें मिल सकती हैं। मिसाल के ब्रोंकिक्टेसिस और डीपीएलडी में क्या होता है, सबसे बड़ी और हार्ड फाइंडिंग क्लबिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्लबिंग मिल जाएगी। उसके बाद क्या, जो डीपीएलडी की एसोसिएशन है या एसएलई मिल जाएगी, या आरए के आपको फीचर्स मिल जाएंगे, उसके फेसेस मिल जाएंगे। और चूंकि इसके साथ कॉर्पल बुनेल होता है तो जेवीबी भी रेज मिल सकता है आपको, और पी2 भी लाउड मिल सकती है, और पीडब्ल्यूडी भी मिल सकता है। तो बस ये फाइंडिंग आपको पेरिफेरली मिलेंगे, असाइटिस भी मिल सकती है। ठीक है, तो ये पेरिफेरली साइंस मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पेशेंट को इनमें से कोई एक चीज है, ब्रोंकिक्टेसी, डीपीएलडी या एलवीएफ। ठीक है, तो आप कार्डिक फाइंडिंग और जीपी की फाइंडिंग से इन तीनों में से कोई एक डायग्नोसिस भी बता सकते हैं, या तीनों भी डिफरेंशियल के अंदर रख सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी एंड इंस्पिरेटरी, पैन इंस्पिरेटरी क्रेप्ट्स का फर्क होता है ब्रोंकिक्टेसिस और डीपीएलडी के अंदर, और एलवीएफ के अंदर भी एंड इंस्पिरेटरी क्रेप्ट्स होते हैं। तो ये चीजें आपने ऐसे पिक कर ली, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी, आपने ऑस्कल्टेशन की तो आपको बाइलेटरल एपिकल क्रेप्ट्स मिले। पहली पॉसिबिलिटी, दूसरी क्या थी कि आपने इंफ्रास्कैपुलर क्रेप्ट्स मिले, अब बाइलेटरल एपिकल क्रेप्ट्स मिल गए, तो फौरन आपके जहन में वही 2 डायग्नोसिस आएंगे, या डीपीएलडी है या ब्रोंकिक्टेसिस, या डीपीएलडी है या ब्रोंकिक्टेसिस। यानी कि अगर लोअर साइड पे ये फाइंडिंग हो इंफ्रास्कैपुलर तो साथ एलवीएफ ऐड हो जाता है, अगर बाइलेटरल एपिकल हो तो बस इसमें से एलवीएफ निकल जाएगा, बाकी यही दोनों चीजें आएंगी, और वही फाइंडिंग आपको कुछ नहीं मिलेगा, पेरिफेरली यही साइन आपको दोबारा मिल सकते हैं। ठीक हो गया। अब आ गई चौथी कमांड, आपने चेस्ट को ऑस्कल्टेट किया। ठीक है, आपने चेस्ट पूरी ऑस्कल्टेट की, आपको सब जगह नॉर्मल सब कुछ मिला, सिर्फ एक जगह पे आपको ब्रोंकियल ब्रीदिंग मिली, अपर में, मिडल में, लोअर में, या बैक के ऊपर, सुपरास्कैपुलर, इंटरस्कैपुलर या इंफ्रास्कैपुलर, कहीं पे आपको ब्रोंकियल ब्रीदिंग मिल गई, और साथ क्रेप्ट मिल भी सकती है या नहीं भी मिल सकती। जैसे ही आपको ब्रोंकियल ब्रीदिंग मिलेगी तो फौरन आपने ये देखना है परकशन नोट, अगर आपको याद, क्योंकि आप रेट्रोस्पेक्टिव जा रहे हैं ना, तो परकशन नोट अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद तो आपने देखना मेरा ट्रेकिया किस तरफ था। बहुत हार्ड साइन है ट्रेकिया को, अगर तो आपको याद आएगा कि ट्रेकिया मेरा सेंट्रल था। ठीक है, तो आपने कहना ठीक है ट्रेकिया सेंट्रल था, तो मेरी चेस्ट मूवमेंट कैसी थी, वो हो सकता है कि चेस्ट मूवमेंट बाइलेटरली इक्वल हो। तो ये पॉसिबिलिटी क्या है कि ब्रोंकियल ब्रीथ विद क्रेप्ट्स है, परकशन नोट नॉन स्पेसिफिक है, सेंट्रल ट्रेकिया, चेस्ट मूवमेंट बाइलेटरली इक्वल है, यानी कि उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। अगर ये चीजें मिल जाए, यानी कि सिर्फ ब्रोंकियल ब्रीथ ही आपको मिला है मिडल ऑफ द चेस्ट के ऊपर, और चेस्ट मूवमेंट भी ठीक है, ट्रेकिया भी ठीक पड़ी हुई है, और परकशन नोड पे भी आपको कुछ नहीं मिला, तो आपका डायग्नोसिस है या पेशेंट इज हैविंग कंसोलिडेशन या कैविटेशन। ठीक है, तो पूरा मेथड करने के बाद आपने ये फाइंडिंग बतानी, और आपने कहना है कि माय पेशेंट इज हैविंग राइट मिडल चेस्ट कंसोलिडेशन स्लैश कैविटेशन। ठीक है, और जीपी के ऊपर आपको क्या मिल सकता है, एमेसिएटेड पेशेंट होगा और उसके लिम्फ नोड मिल जाएंगे। ठीक है, ये इन्फेक्शन मिलिग्नेंसी के अंदर होता है, और वो कॉज आपको पता है कि सर ये नमूनिया हो सकता है, जो कंसोलिडेशन और कैविटेशन के अंदर नमूनिया है, टीबी है, एबीपी है, सी लंग है, और पल्मोनरी इन्फॉक्शन है। ये 5 डिफरेंशियल है जो मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, इन्फेक्टिव एटियोलॉजी में कैप, टीबी और एबीपी है, और पल्मोनरी इन्फॉक्ट, और आखिर में सी लंग। तो ये 5 इसके डिफरेंशियल है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी होगी। अगली पॉसिबिलिटी, आपने चेस्ट ऑस्कल्टेट की, यही वाला फर्ज करें आपने किया, और आपको सिर्फ यहीं पे ब्रोंकियल ब्रीथ मिल गई, आपको डिसाइड होगा कि ये ब्रोंकियल ब्रीथ मिल गया, फिर फौरन आपने परकशन नोड, आपको पता है कि जब भी ब्रोंकियल ब्रीथ होती है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पेयर टू डल होता है, वैसे अगर जब बताएंगे तो इम्पेयर टू डल कह देंगे।
ठीक है जी। तो परकशन को आप कहेंगे छोड़ दो, फिर आप फौरन ब्रेन से पूछोगे कि मेरी ट्रेकिया की क्या फाइंडिंग है। तो ब्रेन आपका बताएगा कि आपका ट्रेकिया जो है वो सेम साइड के ऊपर था, जिधर ब्रोंकियल ब्रीथ आपको मिली थी उसी साइड पे डेविएटेड है। सो ब्रोंकियल ब्रीदिंग है और ट्रेकिया जो है वो टूवर्ड्स द ब्रोंकियल ब्रीथ, टूवर्ड्स द सेम साइड आपका है। तो फौरन आपके जहन के अंदर आना शुरू हो जाएगा कि मेरा डायग्नोसिस जो है वो मैं उसके करीब पहुंच गया हूँ। फिर आप फौरन जाएंगे कि मुझे इंस्पेक्शन पे चेस्ट इस साइड की कैसे मिलेगी। तो आपको पता चलेगा कि वही वाली साइड यानी कि जो राइट वाली चेस्ट है ये रिस्पिरेशन के साथ लेस मूव कर रही है और डिप्रेस्ड है, नीचे की तरफ है। तो जब भी ये फाइंडिंग आ जाए ब्रोंकियल ब्रीदिंग है, ट्रेकिया टुवर्ड्स द ब्रोंकियल ब्रीदिंग साइट है और वो साइड ऑफ द चेस्ट मूव नहीं कर रही और डिप्रेस्ड है, तो हमारा डायग्नोसिस है या तो पेशेंट इज हैविंग कोलैप्स विद पेटेंट ब्रोंकस, या पेशेंट इज हैविंग फाइब्रोसिस, या पेशेंट इज हैविंग न्यूमैक्टिनी। ठीक है। तो बस ये दो चीजें आपको जरूर याद होनी चाहिए कि पेशेंट जब भी ब्रोंकियल ब्रीथ मिले, ट्रेकिया सेम साइड पे मिले और चेस्ट डिप्रेस्ड मिले, तो पेशेंट इज हैविंग कोलैप्स विद पेटेंट ब्रोंकस आपको याद होना चाहिए। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टेड ब्रोंकस वाले पे तो एयर एंट्री वो आएगी नहीं, ब्रोंकियल ब्रीथ तो आएगी लेकिन उस पर बिल्कुल एयर एंट्री भी हल्के नहीं होगी। ठीक है। बस आपने ये रखना कि कोलैप्स विद पेटेंट ब्रोंकस की ये फाइंडिंग है। ये फाइब्रोसिस में भी हो सकता है, ये न्यूमैक्टमी का अगर कोई लोब न्यूमैक्टमी हुई है तो उसमें भी आपको यही चीज मिल सकती है। और इसका डायग्नोसिस जहां भी कोलैप्स होता है या इन्फेक्शन हो सकता है जिसको हम कहेंगे टीबी, या कोई सी लंग मैस, या फिर फॉरेन बॉडी, ये तीन डायग्नोसिस है। तो जब भी आपने ये डायग्नोसिस बोलना है कोलैप्स विद पेटेंट ब्रोंकस, तो आपसे वो पूछेगा व्हाट इज योर डायग्नोसिस, तो आपने बताना है इट कैन बी ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा सी लंग, इट कैन बी इन्फेक्शन लाइक पीटीबी, इट कैन बी फॉरेन बॉडी। ठीक है। तो ये कोलैप्स विद पेटेंट ब्रोंकस की कॉजेज है। फाइब्रोसिस की भी नियर अबाउट यही कॉजेज है। सीओपीडी के अंदर भी फाइब्रोसिस हो जाती है, क्रोनिक डिजीज जितनी भी वहाँ पे लंग फाइब्रोज हो जाएगा तो वो जगह जो है वो कोलैप्स की टाइप फीलिंग आती है एग्जामिनेशन के अंदर। और पेरिफेरल साइन इसके क्या मिलेंगे, वो ये मैसिएटेड और लिम्फ नोड इन्फेक्शन वाले मेलिग्नेंसी वाले साइन मिलेंगे। ठीक हो गया। अब अगली पॉसिबिलिटी कि आपने यानी कि ब्रोंकियल ब्रीदिंग की दो पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी कि वो किस तरह आ सकता है। ठीक है। ट्रेकिया के साथ कंपेयर करके आपने, अगली पॉसिबिलिटी है आपने चेस्ट ऑस्कल्टेट की तो एक साइड पे एब्सेंट ब्रेथ साउंड है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ऑस्कल्टेशन ऑफ बैक के ऊपर इंफ्रास्कैपुलर रीजन के ऊपर आपको एब्सेंट ब्रेथ साउंड मिले। तो जैसे ही आपको ऑस्कल्टेशन पे एब्सेंट ब्रेथ साउंड मिली तो आपको फौरन जाना चाहिए कि मेरे पास जो है ना अब ट्रेकिया किस तरफ है। आप उस बल्कि फौरन आपको ये इसके लिए परकशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फौरन आपने सोचना है कि मेरा परकशन नोट यहाँ पे कैसा था। ठीक है। तो वो आपको पता चलेगा ये डल था या स्टोनी डल था, और आप जो है बैक ऑफ द चेस्ट के ऊपर खड़े हुए और इंफ्रास्कैपुलर रीजन पे है, तो इसका मतलब आप कहेंगे अच्छा ठीक है प्लूरल फ्यूजन लग रही है। फौरन आपने पूछना ट्रेकिया कहाँ पे, ट्रेकिया देखेंगे तो आपको पता चलेगा इट इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स अपोजिट साइड सॉरी। ठीक है। तो ट्रेकिया क्या है, अपोजिट टू द फाइंडिंग, यानी कि जो एब्सेंट ब्रेथ साउंड है उसके अपोजिट गया हुआ, और साथ जो एपिक्स बीट भी इसमें डिस्प्लेस्ड हो जाए जिसको कहते हैं मीडियस्टाइनल शिफ्ट, तो वो भी आपको मिल सकती है। तो आपकी जो है ना ट्रेकिया और एपिक्स बीट अपोजिट साइड पे गई हुई है, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मेरी फ्यूजन की फाइंडिंग है। इसको मजीद कंफर्म करने के लिए आपने कहना कि अच्छा इंस्पेक्शन वाली मेरी चेस्ट मूवमेंट कैसी थी, तो आपको पता चलेगा वही वाली जो साइट है जहाँ पे आपको एब्सेंट ब्रेथ साउंड मिली है और परकशन और डल मिला है, वो वाली चेस्ट जो है वो मूव भी नहीं कर रही और वो बल्ज्ड है, रिड्यूस्ड एंड बल्ज है। तो फौरन आपके जहन में आएगा पेशेंट इज हैविंग प्लूरल एफ्यूजन। तो बैक के ऊपर इंफ्रास्कैपुलर राइट या लेफ्ट आपको जब भी ये फाइंडिंग मिले और ट्रेकिया से मिले तो आपने कहना कि पेशेंट इज हैविंग साइंस ऑफ राइट साइडेड प्लूरल एफ्यूजन। सेकंड इसके डिफरेंशियल में पूछेगा कि अगर प्लूरल फ्यूजन क्या हो सकता है, प्लूरल थिकनिंग हो सकती है, या सीए लंग भी ऐसे बिहेव कर सकता है, वो भी इसी तरह नियर अबाउट ऐसी ही फाइंडिंग के साथ आपको आएगा। उसमें हो सकता है कि आपको जो ये परकशन नोट है वो इस तरह स्टोनी डल ना मिले, प्लूरल थिकनिंग के अंदर मैस के अंदर आपको मिल सकता है। और पेरिफेरल साइन इसमें वही क्या क्या मिल सकते हैं, अगर तो प्लूरल फ्यूजन ट्रांसुडेटिव कॉजेज की वजह से है, मिसाल के तौर पे हार्ट फेलियर की, तो हार्ट फेलियर के साइन मिलेंगे आपको एडीमा, जेवीपी। और अगर ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से है तो एसाइटिस और साथ आपको पीडल एडीमा मिल जाएगा। और अगर कोई ये एक्सुडेटिव कॉज है तो पेरिफेरली आपको लिम्फ नोड मिल जाएंगे, एमेसिएटेड लुक मिल जाएगी, क्लबिंग मिल जाएगी, यानी कि सी लंग वाली साइन मिल जाएंगी। और अगर ये प्लूरल एफ्यूजन जो है वो सीरोसाइटिस की वजह से है तो बाहर पेरिफेरली आपको आरए और एसएलई के साइन मिल जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये आपको इस तरह याद करना है कि जब भी आप रिस्पिरेटरी का शॉर्ट केस कर रहे होंगे, जैसे ही आप ऑस्कल्टेशन पे पहुंचेंगे, आपने इंटीरियर और पोस्टीरियर ऑस्कल्टेशन कर ली तो फौरन आपने सोचना कि मेरे ब्रेन को क्या है,
6 फाइंडिंग्स के पूरे होल चेस्ट के अंदर वेजिकुलर ब्रीदिंग विद प्रोलॉन्ग एक्सप्रेशन है नंबर 1, तो पहला डायग्नोसिस बना लेंगे। या मुझे बाइलेटरल इंफ्रास्कैपुलर क्रैप्स मिल रहे हैं, पोस्टीरियरली बाइलेटरल स्कैपुलर क्रैप्स है, तो मेरा दूसरा डायग्नोसिस ब्रोंकियोटेसिस डीपीएल डीएलवीएफ। या यही इंफ्रास्कैपुलर क्रैप जो बाइलेटरल क्रैप्स है वो मुझे एपिकल मिल रहे हैं, तो फिर मेरा एलवीएफ रूल आउट निकल जाएगा, सिर्फ डीपीएलडी और ब्रोंकियोटेसिस बचेगा। सेकंड, मुझे ये 3 फाइंडिंग हो। चौथी ये कि मुझे किसी एरिया में ब्रोंकियल ब्रीथ मिली है एंटीरियरली या पोस्टीरियरली, और ट्रेकिया को कुछ भी नहीं है और चेस्ट भी बाइलेटरल इक्वली मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या मेरे पेशेंट को या कंसोलिडेशन है या कोलैप्स, कैविटेशन, सॉरी कंसोलिडेशन है या कैविटेशन। अगर मुझे किसी भी एरिया पे ब्रोंकियल ब्रीथ मिली है और मेरा ट्रेकिया जो है वो उसी साइड पे है, ब्रोंकियल ब्रीथ है और ट्रेकिया टुवर्ड्स द ब्रोंकियल ब्रीथ साइड की तरफ है, और वो साइड ऑफ द चेस्ट मूव नहीं कर रही और डिप्रेस्ड है, तो इसका मतलब है पेशेंट इज हैविंग कोलैप्स, और पेशेंट इज हैविंग फाइब्रोसिस, और पेशेंट इज हैविंग ल्यूमेक्टमी एट दैट साइड, और उसके डिफरेंशियल मैंने आपको बताया। तो छठी फाइंडिंग ये कि एब्सेंट ब्रेथ साउंड मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इंटीरियर पूरा चेस्ट ही आपको, अगर मैसिव प्लूरल डिफ्यूजन है तो सारे चेस्ट के ऊपर आपको एब्सेंट ब्रेथ साउंड मिलेंगी, परकशन नोट जो है वो स्टोनी डल मिलेगा, ट्रेकी अपोजिट साइड पे गई होगी, एपिक्स वीडियो अपोजिट साइड पे होगी, और वो साइड मूव भी नहीं करेगी और बल्ज भी होगा। ये इंटीरियरली भी मिलेगा, पोस्टीरियरली भी मिलेगा, और आपका डायग्नोसिस होगा प्लूरल डिफ्यूजन अगर ये मैसिव है। और अगर सिर्फ इंफ्रास्कैपुलर है तो वो आप मैस भी बता सकते हैं और प्लूरल थिकनिंग भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने ये पूरा टेबल इसी तरह आपने इसको याद करना है। ठीक है, और जब भी आप करें तो बस इस सिस्टम के ऊपर ये वाली ऑस्कल्टेशन पे गौर करके रेट्रोस्पेक्टिव फाइंडिंग देख के इनमें से कोई एक चीज़ पिक कर लेनी है और एग्जामिनर को बताना और ये डिफरेंशियल्स बताना है, तो आपका शॉर्ट केस इंशाल्लाह पास हो जाएगा। बार बार करें इसको, बार बार बोलें, स्कीम को बोलना शुरू शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन 5वीं 6ठी के बाद आपको ऐसे लगेगा यार ये तो बिल्कुल आसान काम हो गया, मैं तो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ। तो पहली दफ़ा बोलेंगे मुश्किल होती है, मुझे भी काफ़ी अरसे बाद जब मैं बोलता हूँ तो मुश्किल होती है, लेकिन 5-6 दफ़ा जब आप कोई चीज़ को बार बार बोलेंगे तो वो बेहतर होती जाएगी। ठीक है, अब कौन से वार्ड में आपको ये सारी फाइंडिंग मिल जाएगी? पहली चीज़ आपने जाना है थोरेसिक सर्जरी के वार्ड में या पल्मो के वार्ड में। दूसरे नंबर पे आपने जाना है मेडिसिन एंड अलाइड के वार्ड में या कार्डियक और सीसीयू में, जो है ना नेफ्रोलॉजी में, जहाँ पे आपको प्लूरल डिफ्यूजन मिल जाए। लेकिन ऑन्कोलॉजी रिस्पिरेटरी का केस करते हुए आपने ऑन्कोलॉजी के अंदर, थोरेसिक पल्मो के अंदर और थोरेसिक सर्जरी, ये 3 वार्ड्स में ज़रूर जाना है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम केसेस मिल जाएंगे। ठीक है, ऑन्कोलॉजी और थोरेसिक सर्जरी ये याद रखिएगा, ये कोलैप्स वगैरह ये आपको वहाँ पे मिलेंगे अच्छे केसेस थोरेसिक सर्जरी। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।